तो मां ऐसा वर्ड है, चाहे वो जानवर की मां है, पक्षी की मां है या इंसान की मां है, ये मां का दिल एक तरह से धड़कता है, इमोशन। अपने बच्चों के प्रति जो इमोशंस मां के अंदर भरे होते हैं ना, इसलिए दुनिया में कंपैरिजन लेस माना जाता है मां को। जहां मां का वर्ड का नाम आता है ना, वहां पर कंपैरिजन ही बंद हो जाते हैं, वहां पर आगे की सोच ही बंद हो जाती है। मां मतलब एंड। मां दुनिया में इससे ऊपर रिश्ता होता ही नहीं। मां बच्चे की प्रॉब्लम को कभी देख ही नहीं सकती। बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आते हैं ना, तो मां सोचती है एग्जामिनर ही पागल है, टीचर को ही कुछ नहीं आता। मां के सोचने का तरीका ये है, लो भाई यही तरीका। पड़ोसन आती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के मार दी, तो तुम्हारी मां क्या बोलती है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, साला नालायक है तुम्हारा बेटा। लेकिन मां से बोलती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मां इमोशन समझती है। तो मैं क्या नौटंकी में बहुत होशियार आदमी था, मैं बिना तैयारी कभी कोई काम नहीं करता। जैसे कादर खान को, डायरेक्टर को अगर भिखारी बनाना होता है तो उसकी शक्ल बिगाड़नी पड़ती कि नहीं पड़ती? तो हमें एक सेंस होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए करना जा रहे हैं वैसी हमारी शक्ल है कि नहीं। और सिम का प्लान बताने जा रहे हो, 15 दिन से जो शर्ट पहना है वो तो वही पहना हुआ, पूरी कॉलर ही काली हो गई, जूते पता नहीं पॉलिश कभी किए ही नहीं 1857 के बाद। और किसी के पास कह रहे भाई साहब आरसिंग कर लो जीवन बदल जाए, वो ऊपर से नीचे तक देखता है, इसका नहीं बदला मेरा कैसे बदल जाएगा। अरे डेकोरम तो मेंटेन करो भाई। भिखारी बनना है तो भिखारी जैसे लगने चाहिए, और बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन जैसे लगने चाहिए। और अगर बिजनेसमैन जैसे नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं माने। अब मुझे ऐसा लगना था जिससे मेरी मां को दया है, तो मैं सबसे पहले मिरर के सामने गया, कांच के सामने, और पहले अपने बालों को बिखेरा ताकि डेकोरम मेंटेन हो जाए कि मैं बहुत परेशान। फिर थोड़ा पानी लिया, आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे। फिर मैंने कांच के सामने अलग अलग तरह से शक्ल बिगाड़ कर देखा कि किस पर दया आएगी। फिर जब मैं संतुष्ट हो गया कि ये शक्ल ठीक है, ये एक्शन ठीक है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ मां के पास गया और मां से बोला, मां बहुत परेशान हूं मां। मां बच्चे की परेशानी सुन सकती है? मां ने कहा कौन कर रहा है तुझे परेशान? मैंने कहा मां वो मेरा बॉस है ना मां, मुझे 750 रुपए का समझता, मैं क्या तुझे 750 का दिखता हूं? तो मेरी मां ने मुझे कहा कौन कहता तू 750 का है, मेरे लिए तू करोड़ों का है। मैंने कहा मां मैं करोड़ों का हूं ये तू जानती है या मैं जानता हूं, बापू को कौन बताया? मां को गुस्सा आ गया, बापू किस खेत की मूली है, आने ने समझा देंगे उसको। मेरा काम हो गया, काम हो गया, संभाल। अब जो ही बापू आएगा मैं मां को छेड़ दूंगा, फिर मां अपने आप सारा अपना मोर्चा संभाल लेगी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि बापू आ रहे कि नहीं आ रहे, तो पीछे मुड़ के देखा तो बापू तो पीछे ही खड़े थे। पूरी प्लानिंग फेल हो गई, नौकरी कंटिन्यू करनी पड़ी। नौकरी कंटिन्यू करते थे तो अलग तरीके से करते थे, आम आदमी की तरह नहीं करते थे। सारे बच्चे ना जल्दी फ्री हो जाते थे ना, तो चाय की केबिन पर जाकर चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारते थे। हम नहीं करते थे, हम जल्दी फ्री होते थे तो बॉस की केबिन में जाते थे। सारे बच्चे हमें मूर्ख कहते थे, बॉस के पास जाएगा तो बॉस काम बता देगा। मैंने कहा भाई जो सीखना है वही तो जाएंगे, हमें चाय बनाना सीखना ही नहीं तो हम चाय की केबिन में जाते ही नहीं, हमें बॉस बनना सीखना है तो बॉस की केबिन में जाते हैं। और होता ये था कि जिस भी बॉस के पास जाते थे बॉस खुश हो जाता था, उसके काम को हम कनेक्ट कर लेते थे, और इतनी प्रोग्रेस होती थी कि रिकॉर्ड बना पूरी कंपनी में, 6 साल में 12 इंक्रीमेंट। हेलो, दिस इज द रिकॉर्ड इन माय कंपनी। 6 साल में 12 इंक्रीमेंट, 750 रुपए से नौकरी चालू की। डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट थी जब हमारी एज मात्र 27-28 साल की। 13,000 सैलरी, सब कुछ ठीक। बॉस जो हमारा था ना मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मार्केटिंग मैनेजर, उसकी सैलरी थी 17,000, हमारी थी 13,000। और मजे की बात बताऊं, 13,000 अभी के हिसाब से नहीं भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं 1997-98 की। 13,000, सब कुछ जीवन में ठीक था।
13,000 से, लेकिन बॉस को 17,000 मिलते थे, लेकिन हम कमाते 26,000 थे। पता क्यों? क्योंकि हम जुगाड़ू आदमी। कंपनी हमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई भेजती थी मार्केटिंग टूर पर, तो कंपनी के पैसे पर हम टूर पर जाते थे, कंपनी का काम करते थे, और शाम को जब फ्री हो जाते थे तो सिटी घूमते थे। सारे बच्चे हमारे एज के जितने भी सेल्समैन थे, सब रात को 8 बजते ही ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे। किस चीज का ढक्कन खोलते थे बताऊं कि समझ गए? आई लव यू यार, बहुत अच्छे आदमी यार, बहुत अच्छे थे, मतलब हर चीज को पहले समझ गए, बहुत अच्छी बात। सारे बच्चे ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे, हम ना सिटी घूमते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, गलियों में घूमते थे और पता लगाते थे कि ऐसा कलकत्ता में क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। मैं कलकत्ता से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा, बेच दूंगा। दिस इज द की वर्ड, बेच दूंगा, बेच दूंगा। आम आदमी और खास आदमी में अंतर क्या है? मुकेश अंबानी और आपके ब्लड को नपाए ना तो सेम टू सेम, सब कुछ सेम है, ऑक्सीजन लेवल सेम है, ब्लड सेम है, लेकिन वो कामयाब है और आप कामयाब नहीं है। अंतर सिर्फ सेल का है। मुकेश अंबानी आज भी रात को सोता है तो सोचता है अब क्या बेचूं, आलू बेच दिया, धनिया बेच दिया, पालक बेच दिया, अब क्या बेचूं। जो दुनिया की सारी चीजें बेच रहा है वो आज भी सोच रहा है अब क्या बेचूं, और तुम कह रहे हो मैं क्यों बेचूं। बस अंतर यही है। वो कहता है अब क्या बेचूं, तुम कहते हो मैं क्यों बेचूं, मैं क्यों बेचूं बोलते ही 95% जनता में आप शामिल होगा। जो खुद का नहीं बेचता वो उनका बेचता है जिनके यहां पर तुम नौकरी करते हो। मारुति में नौकरी कर रहे हैं आप सोच रहे हैं मैं कहां बेच रहा हूं। थोड़ा सोचो मारुति क्या कर रही है, वो तो बेच ही रही है, और तुम्हें नौकरी पर रखा ही इसलिए कि उनका बिके, और अल्टीमेट तुम्हें बेचना ही पड़ रहा है, लेकिन खुद के टारगेट से नहीं बेच रहे हो ना, इसलिए तुम्हें सैलरी मिल रही है। 2 वर्ड को अच्छी तरह समझना, सैलरी, ये दोनों ही वर्ड सेल से ही निकले। जब सेल खुद के टारगेट के लिए नहीं होती, मालिक के लिए टारगेट के लिए होती है, तो आपको सेल की भी मिलती है सैलरी। और जब खुद का टारगेट होता है तो प्रॉफिट मिलता है, मालिक का टारगेट होता है तो सैलरी मिलती है। एक बैंकर वो कहता मैं कहां सेल कर रहा हूं, तेरा बैंक क्या कर रहा है, सेल, और तुझे रखा ही इसलिए कि सेल बढ़े। तो रेलवे में जॉब करता है, रेलवे क्या कर रहा है, सेल। अल्टीमेट वो सब सेल ही कर रहे हैं, और जब तुम्हारा टारगेट नहीं है ना, उसका टारगेट है, तो उसके टारगेट को पूरा करने के लिए, उसकी सेल को पूरा करने के लिए तब तुम्हें रखा जाता है, तो सेल को पूरा करने के लिए तुम्हें सेल। और जब ये गणित समझ जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कब तक लोगों की सेल करोगे, करनी तो है ही ना, तो फिर अपनी करो ना, दुनिया की क्यों करनी। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाता था, बस पता लगा रहा था कि क्या बेचूं, तो कभी ना चाइनीज सीडी प्लेयर मिलते थे 3,000 के, मैं बिलोड़ा में लाके 4,000 में बेच देता था। 200 रुपए की शर्ट आती थी हेनरी हिल कोरियन, मैं 100 शर्ट एक साथ लाता था, 300 में टिका देता था। और मजे की बात है खर्चा 1 रुपए का भी नहीं होता था, क्योंकि कंपनी खुद ही तो भेजती थी, उसके पैसे में हम बिजनेस कर लेते थे। बताइए क्या यार, बीच में बहुत अच्छी न्यूज आ रही। तैयार? वेगनार गाड़ी। अब क्या करते थे हम, 13,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेते थे, कंपनी के पैसों पे हम कमा लेते। आइडिया होना चाहिए, ये दुनिया आइडिया से भरी हुई है। साला अगर हम सीडी प्लेयर का बिजनेस करते तो अपने जेब से जाना पड़ता था, टाइम भी हमारा खर्च होता। कंपनी अपने लिए मुझे भेज रही, हम कंपनी का काम करके हमारा काम कर रहे हैं।
और कंपनी के काम में कमी नहीं कर रहे हैं। कंपनी की ड्यूटी 6 बजे तक की वो तो कर ही रहे, कंपनी की भी सेल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भी टाइम मिल रहा हम सोच रहे कि हम क्या कर सकते हैं। 26,000 रुपए पर मंथ की इनकम, 26,1999 अभी के 2.25 लाख रुपए के बराबर है। हेलो, 1999 में 26,000 अभी के 2.25 लाख के बराबर है। मैं आज आपको टास्क देता हूं, जिसकी 2.25 लाख सैलरी है उसे आरसीएम का प्लान समझा के बताओ। वो नहीं जुड़ेगा, यही हमारी गलत है। वो नहीं जुड़ेगा, ऐसा मान लिया है कि नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम खुद पैसों के लिए ज्वाइन हुए हैं और हमें लग रहा है कि पैसे तो उसके पास पहले ही आ रहे हैं, तो आप सोच रहे कि ये क्यों ज्वाइन होगा। और जब आपको खुद को ही पता है ज्वाइन नहीं होगा तो आप बताएंगे कैसे। जब आपको पहले ही पता रिजल्ट ना आएगा तो आप बताओगे नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर 2.25 लाख वाला अभी नहीं समझता तो मुकेश कोठारी क्यों समझ गया आज के 23 साल पहले? मैं इसका प्रश्न का जवाब मांग रहा हूं, क्यों समझ गया? अगर नहीं समझता तो मुझे भी नहीं समझना चाहिए। आज मैं जो बात कह रहा हूं इमोशन के साथ भरपूर बात कह रहा हूं, और बहुत सोचना, मेरे सोच समझकर बात कर रहा हूं भाई, और बहुत इमोशनल हूं मैं इस बात को लेकर। भगवान ईश्वर अल्लाह को आप सब लोग मानते हैं, यस और नो? ये पूरी धरती को चलाने वाला ये परम पिता परमेश्वर ऊपर वाला, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम इसके दिए गए है, तो एक ही भगवान ईश्वर अल्लाह परमपिता परवरदिगार, जो कहना चाहते हैं। इसकी इच्छा के बगैर इस धरती का पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता। ये हमारे से कब क्या करवाना चाहता हमें पता ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर का मैंने एग्जाम दिया भिलवाड़ा में, सीनियर अंडर अफसर एनसीसी, टॉप पर चलता था, बास्केटबॉल का खिलाड़ी था। पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ, इंटरव्यू में फेल। तो मैंने परवरदिगार से बहुत शिकायत की, तूने मेरी ही किस्मत ऐसी बनाई। ए भाई ये क्या करवाना चाहता हूं उसे थोड़ी पता था। मैं सोच रहा था भगवान गलत है, भगवान कहता था ये छोटा काम तेरे से नहीं कराएंगे, चल आगे आरसीएम में। वो आगे ले जाना चाहता था, हम पुराने वाले काम पर उसको गाली दे रहे थे। ये भगवान करवाना क्या चाहता है तुम्हें थोड़ी पता। मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई। 12वीं क्लास में मेरा दोस्त जयपुर पढ़ता था, तो हम 2 दिन के लिए मिलने के लिए गए उससे जयपुर। 2 दिन हम बहुत मिले, बहुत ढंग से रहे। 2 दिन बाद जब मैं जाने वाला था भिलवाड़ा वापस, तो मेरा दोस्त कहता यार 1 दिन और रुक जा। तो मैंने कहा यार भाई रुक नहीं सकता, मेरे भी अब एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी करनी, मैं जाऊंगा। उसने कहा प्लीज रुक जाना यार। मैंने कहा नहीं है भाई प्लीज तो ठीक है, मैं अगली बार आऊंगा तो 3 दिन। अरे भाई रुक जाना यार, कितनी बार कह रहा हूं। वो अभी Amazon पे पर 2,200 रुपए प्राप्त। जब मेरे दोस्त को लगा कि ये रुकेगा नहीं, तो उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, दैट इज ब्रह्मास्त्र। उसने कहा अगर आज चला गया तो दोस्ती खत्म। हमारी बहनें भी कभी कभी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करती ना, ये करोगे तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ब्रह्मास्त्र होता, इस ब्रह्मास्त्र के बाद शब्द खत्म होता, उसके बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, इंसान बोलता है। मेरे दोस्त ने जब ऐसा कह दिया तो फिर मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने कहा चल फिर रुक जाते। रुक गया। 3 घंटे बाद रेडियो पे न्यूज आई, जिस ट्रेन में मैं रवाना हो रहा था वो ट्रेन पटरी से उतर गई, 9 मरे। ये क्या करवाना चाहता भगवान? कब किसको क्या बनाकर आपके जीवन में भेजेगा हमें पता नहीं। यहाँ पर भी कुछ लोग आज आए हैं नए, उनको जो लेकर आया है ना, तो कुछ लोग तो केवल उनको निपटाने के लिए आए हैं। अरे भाई बार बार कहता आरसीएम कर, चल तुझे निपटा के आता हूं, चल वाट लगा क्या। अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं रामचंद्र जी यहाँ पर, जो 10 साल 20 साल से आरसीएम को जानते हैं, लेकिन आज भगवान ने चुना कि बेटा आज जाके 20 साल। कुछ लोग ऐसे हैं जो साले जीजा और सिस्टर की तरह से परेशान व्यक्ति हैं, जो जबरदस्ती यहां लेकर आए। और कुछ लोगों की तो शक्ल देखकर बता सकता हूं कि इनको किडनैप करके लाया है। मतलब उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी दूर दूर तक, लेकिन उनको ऐसा घेरा गया लाया। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस जीवन में
इस परम पिता की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप यहां आए हैं तो कुछ न कुछ हो रहा है, और जिस दिन ये समझ जाओ उस दिन बड़ा काम आपके जीवन में हो जाएगा। ये क्या करवाना चाहता हमें पता नहीं। आप में से कोई आदमी मुझे इनवाइट करता ना तो मैं आता ही नहीं मीटिंग में, जब डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर आता ही। लेकिन मेरे भगवान को पता था कि ये छोटे मोटे से हिलेगा ही नहीं, इसलिए उसने बड़ा पत्थर मेरे लिए भेजा। मेरी कंपनी में मेरा बॉस, जिसके सामने जबान पूरी नहीं खुलती थी। भगवान को यह पता था कि कोई दूसरे को भेजूंगा तो ये जाएगा ही नहीं, ऐसे को भेजो कि ये मना कर ही नहीं पाए। और मेरा बॉस एक दिन पहले किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान देख के आया था, वो बहुत चार्ज था। वो मेरे पास आया, वो बॉस का नाम है प्रहलाद राय सर, है ना, तो आप सब लोगों की अप्लाई नहीं है। और मेरे पास आया, वो मार्केटिंग मैनेजर तो थे लेकिन उन्हें समझाना ज्यादा नहीं आता था, ऐसे करते थे तो पूरा समझाना नहीं आता। ये करने वाले भगवान हो सकते हैं, तो मुझे मत समझना ये क्या करके आ रहे तुम्हें पता नहीं। वो बोल रहे थे और वो मुझे कह रहे थे, मुकेश ऐसा है कि 10 बजे मेरे घर पर आना है संडे के दिन, शनिवार के दिन। क्या है, दुनिया में सारे बॉस आपको पागल ही लगते हैं। आपको लगता है कि इनकी जगह तो मुझे होना चाहिए, हर कर्मचारी को ऐसे लगता है। तो मैंने बॉस को कहा, बॉस यार कोई काम है तो यार प्लीज 2 घंटे रुक जाता हूं ना एक्स्ट्रा शनिवार के दिन, संडे क्यों खराब कर रहे हो आप? अच्छा मैं तुझे मैं 1 घंटे में क्या मर जाएगा क्या? बॉस के सामने क्या बोले, मैंने कहा नहीं मरूंगा सर, आ जाए 1 घंटे के लिए घर पर। मजबूरी पहुंच गए। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे, वहां पर 10-15 लोग थे, घर का रूम था। सारे लोगों में 4 ही कार्टून थे जिन्होंने गर्मी में सूट पहन रखा। राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, पसीना तर कर रहा, साला जब्बा पहनने की इच्छा नहीं हो रही, इन्होंने सूट पहना। मैंने नजारा ही जिंदगी में पहली बार देखा कि गर्मी में कोई सूट पहन रखा, नॉन एसी हॉल। तो मैंने अपने परम मित्र से पूछा कि किस प्रदेश के आदमी, इनको सर्दी में गर्मी में सर्दी क्यों लग रही? तो इस मित्र ने कहा, माइंड योर बिजनेस, जिस काम के लिए आया वो काम कर, फालतू की बातें मत कर। मैं चुप हो गया। इसने कहा, ये आदमी चड्डी पहने की पजामा तेरे को क्या लेना देना? मैं चुप हो गया, माइंड योर बिजनेस, चुपचाप बैठ गया। तभी एक कार्टून सामने की तरफ आया। उसने आते ही बोला, भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने कहा, ये ले, अब जोश का भी बिजनेस चालू हो गया। अब ये जोश को पैकिंग कैसे करेंगे, जोश को तोलेंगे कैसे, हिसाब किताब कैसे होगा कि कितने ग्राम जोश किसको दिया? बड़ा कंफ्यूजन का माहौल था। पहली बार मीटिंग में आया, मैंने जीवन में ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं देखी थी। फिर वो कार्टून थोड़ी देर बोल बुला के थक गया। फिर दूसरा कार्टून, उससे भी भारी कार्टून। वो कहता, भाई और बहनों, ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। मुझे इतनी हंसी आई। अरे मैंने कहा, लाइन तो समझा, करना क्या है, पहले ताली बजा। अरे तू बताएगा तब ताली बजा। अभी तक आपसे ऐसी ताली बजवा रहे हैं। आरसीएम के बारे में तो मैंने एक लाइन भी नहीं बताई आपको, बार बार ताली बजवा, ताली बजा, ताली बजा। अरे करना क्या है? भगवान कसम, पूरी मीटिंग में मैंने एक भी ताली नहीं बजाई, एक भी। और जो लोग आज ताली नहीं बजा रहे हैं, मेरी शकल नजर आ रही है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है रे। मैं ताली नहीं बजाया तो यहाँ आ गया, तो तुम भी यही आने वाले हो। ताली बजाओ या मत बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ताली बजाई नहीं। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले भी यही कई कार्टून आए हैं, सभी जगह आते हैं। तीसरा कार्टून आया, उसने आते ही बोला, भाई और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को पेश कर रहे हैं सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन आया आप समझ रहे हैं? यार इतने इंटेलिजेंट आप कैसे हैं? आई लव यू। तो हम कह रहे हैं आज के कार्टून अभी
तो सबसे बड़े कार्टून सबसे लास्ट में आते हैं। तो उस समय के जो कार्टून थे ना, जिसको मैं कार्टून समझ रहा था, आज मेरे धर्म गुरु हैं, भगवान, ईश्वर। उस समय कार्टून, अभी भगवान। जब सोच बदलती है ना तो सितारे बदल जाते। श्रीमान बीसी छाबड़ा जी थे वो। 48 साल की उनकी उम्र थी। काले कलर का उन्होंने सूट पहना हुआ था, गोरा कट उनका चेहरा हीरो के माफिक। बोलना चालू किया तो मुस्कुराते मुस्कुराते बोलना चालू किया। प्यारे बच्चों से पहला संबोधन उनका चालू हुआ। बात करने में इतने माहिर कि बातें करते करते वो कविता बना देते हैं, कविता में वो डायलॉग बना देते हैं। बात करने की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज कि मैं गर्दन हिलाकर उनको सुनता जा रहा, मुस्कुराता जा रहा। 1 घंटा बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। बस एक ही बात का पता था कि मैं जब भी मुस्कुराता था तो 1 सेकंड बाद मेरा बॉस मुझे देख के मुस्कुराता था। मैं सोच रहा था कि बॉस के अंदर शायद दिमाग कम है, इसको लेट समझ गया। अब पता चल रहा है कि वो सोच रहा था कि उल्लू पट गया, मुस्कुराना मतलब फंस गया। ये मुझे उस समय पता नहीं था। अब 1 घंटे के बाद मीटिंग खत्म, कि जाओ भाई सब लोग, सेमिनार खत्म हो गई। एक लाइन भी समझ में नहीं आई कि करना क्या। मीटिंग खत्म हो गई। अजीब सा एहसास, मजा भी आया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। अब ऐसे एहसास बहुत कम होते हैं, मजा भी बहुत आया, मतलब दिमाग गदगद है, लेकिन साला करना क्या है ये तो कुछ पता ही नहीं। बताया क्या इन्होंने ये भी पता नहीं। 1 घंटे तक माता बची हुई, फिर हम घर पर गए, सब भूल गए। अगले दिन ऑफिस गए, लंच में बॉस ने याद दिलाया कि कल मीटिंग में आए थे, कैसा लगा, दैट इज फॉलो। अब भाई साहब समझ में तो कुछ आया नहीं था, लेकिन लगा अच्छा भी था। अब बॉस को कौन नाराज करेगा, बेटे पे कोई पंगा लेता है क्या। हमारा इंडिया का कल्चर है, इसे हर किसी को नाराज नहीं करते घर पे आए हुए मेहमान को। जैसे हमारे घर पर कोई आदमी आए और हमारी चाय पिलाने की इच्छा नहीं, तो भी हम क्या बोलते, चाय बनाओ, इच्छा नहीं, फिर भी पूछते हो। और आपकी पीने की बहुत इच्छा है, फिर भी आप क्या कहते हो, ना ना अभी अभी पी के कल्चर है, हमारे कल्चर इस तरह के। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कैसा लगा कल। अब मैं भाई साहब नाराज नहीं करने के लिए क्या बोला, मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा था। बॉस ने रिकन्फर्म किया, वास्तव में मजा आया कि नहीं आया। मैंने कहा मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं सर, वास्तव में बहुत मजा आया। ओके, तो फिर तुझे 1500 रुपए की किट लेनी पड़ेगी। बाप रे, मैं तो फंस गया। मैं तो यूं खुश कर रहा था उसको। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 3 जोड़ी कपड़े कंपल्सन के साथ देने पड़ते थे। अभी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 1 भी रुपए का कंपल्सन नहीं है। आपकी जो इच्छा है वो लीजिए, नहीं इच्छा है तो मत लीजिए। लेकिन हमारे समय में कंपल्सन था 3 जोड़ी कपड़े। अब क्या हुआ, 3 जोड़ी कपड़े की किट हमने ली, घर पर ले जाकर कहां रखी वो किट आज दिन तक मुझे नहीं मिली वापस, क्योंकि मुझे इस बिजनेस को लेना देना नहीं। किट को ले जाकर रख दिया, फिर भूल गया। मैंने किट ली थी पिंड छुड़ाने के लिए, बहुत से पिंड छुड़ाना चाहता था कि एक बार ले लेंगे तो बार बार पैसा नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में मैं पिंड नहीं छुड़ा पाया। मैंने ना गले में घंटी बनवा ली। अब मैं परेशान होने लगा क्योंकि बॉस ने अपनी डायरी में मेरा नाम पहले नंबर पर लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 मुकेश कोठारी। और बॉस मुझे रोज फॉलो करता, 3 महीने तक लगातार। रोज लंच में मेरे पास आता और कहता, मुकेश जी अभी जो आपने किट ली ना वो छोटी मोटी किट नहीं है, वो जादू का पिटारा है। इससे बड़े बिजनेस तैयार किए जा सकते हैं, करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। उसकी आज शाम को एक मीटिंग है, उसके लिए एक्सपर्ट आ रहे हैं शाम को 6 बजे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हमें चलना है, चलोगे? यस सर। उसको क्या बोलेंगे, यस सर। लेकिन 6 बजने में 2 मिनट बाकी होते तो मैं चुपके से खिसक जाता स्कूटर लेकर। बॉस अगले दिन फॉलो अप करता, अरे कल कहां चले गए, आए नहीं। मैं बाहर ना बनाता, मैं सर आने की भरपूर इच्छा थी सर, लेकिन ना स्कूटर पंचर हो गया। बॉस क्या कहता है, बॉस को पता है झूठ बोल रहा है, लेकिन बॉस फिर भी कैसे रिएक्शन देता,
स्कूटर पंचर हो गया, गाड़ी धीरे ही चला रहा था ना। देख भाई, कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, कभी कभी स्कूटर पंचर हो जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये मशीनरी आइटम है भाई, अब इसके अंदर तू और मैं क्या कर सकते हैं, है ना। नहीं आया कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है। चलेगा? यस सर। अगले दिन क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था लेकिन बीवी की तबीयत खराब हो गई। भाभी जी क्या हुआ भाभी जी को? अरे भाई देखो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कोई मेरे से हेल्प करना चाहता तो संकोच मत करो, मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा दोस्त कैसा है, जो अपनी पत्नी का इतना ध्यान रखता है, भाई सैल्यूट करने का मन करता है। और एक पत्नी की जिंदगी में पति के अलावा है ही क्या भाई। इतने अच्छे निर्णय लिए हैं तुमने, बहुत अच्छा किया है कि तुम नहीं आए, मीटिंग तो आज भी है। तो साला मेरी किसी भी बात को गलत ही नहीं कहना, लेकिन तुम्हें 2 बार भी गुस्सा आ जाता, 2 बार मना करते तो गुस्सा आ जाता। अरे भाई, वो सैमसंग का मोबाइल लेने के बाद जब वो सेल्स गर्ल का कॉल आता है, उसको सोचो तो सही कैसे करना। सर आपने सैमसंग का S21 लिया था, अब S22 आ गया, ले लीजिए सर। अब आप ये भी आप बीवी से झगड़ा कर चुके तो आपने गालियां बोलना चालू कर दिया। हरामजादी बार बार कॉल करती है, पैसा कहां से लाए? कोई बात नहीं, थैंक यू सर। तुम चाहे कितनी भी गालियां दो, वो थैंक यू से ही बात खत्म कर दी। और यही फॉलोअप का पहला काम है, उस समय तक पहुंचना जब आपकी तरंगे मिल जाए, तरंगे मिल जाए। अगले दिन क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर आना चाहता था लेकिन मेरी खुद की थोड़ी तबीयत थोड़ी नरम हो गई। तो बॉस क्या बोलता था? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर शरीर गड़बड़ है तो कहीं नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, गुड डिसीजन कि तू नहीं आया, मीटिंग तो आज भी। बाप रे, मतलब थोड़े दिन बाद तो मुझे शर्म ही आने लगेगी, जिसके सामने बोलूंगा क्या। आज भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो आए होंगे, चला इतने दिन से मगजमारी कर रहा, चला आज इसको निपटा कहते हैं भाई। अब मैं आगे दैट इज काउंसलिंग। सेमिनार से ज्वाइनिंग का निर्णय होता है, लेकिन लीडर का निर्माण काउंसलिंग से होता है। लीडर बनता ही जब है जब मन की शंकाएं निकल जाती है, और मन की शंकाएं जिस दिन निकल जाती है तो तैरने का मजा आता है। और अगर शंकाएं नहीं निकलती तो कोई पानी में कूदने के लिए तैयार नहीं होता। शंकाएं क्या क्या होती है? कॉमन शंका। कुछ लोगों को लगता है ये फंसाने का बिजनेस है, कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी डूब जाएगी, कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसी को बना नहीं पाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है कि ये अमीर आदमी नहीं करेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि यार हम कैसे समझाएंगे, ये बोलने में माहिर है इसलिए कर लेता, मैं कैसे बोलूं। हर आदमी की अलग अलग शंकाएं हैं, और वो मजे की बात है, खुद की शंका का आंसर खुद ही देकर अपने आप को विद्वान समझे बैठा है और अपने आप को धन्यवाद देता है। तू नहीं कर पा रहा आरसीएम शाबाश, तू थोड़ी कर पाएगा, तेरे अंदर इतने गुण नहीं है, और वो खुद अपने आप को शाबाशी देकर बैठा है। लेकिन जब हम काउंसलिंग प्रोग्राम में जाते हैं, जब वो छोटे छोटे प्रश्न को हम सामने रखते हैं अपनी अपलाइन के सामने, तो पता चलता है कि जिसे हम गंभीर प्रश्न समझकर बैठे हैं वो तो चुटकी का खेल है, 1 सेकंड में वो बीमारी दूर होने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस बीमारी के बोझ को कंधे पर लेकर ढो रहे हैं। लेकिन जब हम काउंसलिंग में आते हैं तो ये निर्णय होते हैं। मैं काउंसलिंग में गया, बॉस ने मेरे से कहा अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर आप बताइए क्या करना है? वो कहा 3 महीने हो गए तक पता नहीं चला क्या करना है। मैंने कहा सर कुछ पता नहीं चला, और मुझे तो अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पैसे की जरूरत क्या है। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ मार्केटिंग, और आपकी 17,000 सैलरी है, कंपनी ने कार दी हुई है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बीवी खुश है, माँ बाप की सेवा कर पा रहे हैं, और ये फालतू के काम क्यों कर रहे हैं सर? मैंने बॉस को राय दी। आप में से कई लोग ऐसे राय देते हुए नजर आए, और कई लोग आपको राय देते हुए नजर आए, ए भाई तू तो आरसीएम इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे पास कोई काम नहीं, इसलिए तू आरसीएम कर। मैंने तो मैनेजर इस गलत गेम में जी रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगर ढंग से नहीं दे पाए तो सामने वाला कभी समझेगा नहीं। अब हुआ ये कि उसने कहा, मैंने कहा कि आप कर क्यों रहे हैं? तो उसने कहा
समझना चाहता है? मैंने कहा यस सर, मेरे पास सब कुछ है और मुझे पता है, और उसके बाद भी मैं आरसीएम कर रहा हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो खास कारण होगा। मैंने कहा सर वही तो पता नहीं। वो कारण यह है कि मैंने जब समझा कि दुनिया में अमीर बनने का प्रोसेस क्या है, तो मुझे एक ऐसी बात का पता चला कि जिसने मुझे आरसीएम करने के लिए मजबूर कर दिया। बताओ। यस। रिक्वेस्ट करो, हाथ कैसे करो, मेरी मेहनत करो और बोलो बताओ बताओ, गर्दन भी हिलाओ भाई, बताओ बताओ, बोलो ना भाई, ये नहीं बोलना, बताओ 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 मेरे भाई, बताओ बताओ। प्रोसेस है। दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी जगह पर अगर टॉप पर पहुंचता है तो एक ही पॉइंट होता है कि जब तक आदमी के पास खुद के 24 घंटे हैं तब तक वो अमीर कभी बनेगा ही। अगर अमीर बनना है तो लोगों के समय को अपने समय में मिलाना पड़ेगा, अपनी कामयाबी के लिए मिलाना पड़ेगा, और समय और आदमियों की संख्या का नेटवर्क अगर आपने बढ़ा दिया तो फिर अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत किसी भी क्षेत्र में आपको रोक नहीं सकती। अगर आप नेता हैं और नेता में अगर आपका नेटवर्क है तो आप वहां पर भी कामयाब होंगे। बिजनेस में आपका नेटवर्क है तो बिजनेस में भी आप कामयाब होंगे। जहां पर भी कामयाब होना चाहते हो वहां पर आपको समय और नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कामयाब है तो उसने पहले राष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, फिर स्टेट का अध्यक्ष बनाया, स्टेट के अध्यक्ष के बाद जिला का अध्यक्ष बनाया, जिला के बाद तहसील का अध्यक्ष बनाया, तहसील के बाद उसने गांव का अध्यक्ष बनाया, गांव के बाद ढाणी का अध्यक्ष बनाया, ढाणी के बाद गली का अध्यक्ष बनाया, गली के बाद घर का अध्यक्ष बनाया। इतने सारे अध्यक्ष हैं उसके पास। एक बात यहां से निकलती है तो फील्ड पर काम करने के लिए भी लोग तैयार होते हैं। नेटवर्क, टाइम का मल्टीप्लिकेशन। आपके पास 24 घंटे हैं, तुम मर जाओ तो कामयाब नहीं हो सकते। अगर ऐसे कामयाब होते तो मुकेश अंबानी को पेट्रोल पंप लगवाने की जरूरत नहीं थी, वो पेट्रोल पंप पर खुद ही बैठ जाता, वो कामयाब नहीं होता। उसने 5000 पेट्रोल पंप लगवाए, एक पेट्रोल पंप पर 20 आदमी काम करने लगे, 1 लाख आदमी 8 घंटे रोज मुकेश अंबानी के लिए काम करने लगे। मुकेश अंबानी के पास केवल 24 घंटे थे, लेकिन आज 8 लाख 24 घंटे हैं। अब 8 लाख 24 घंटे अगर किसी एक बंदे के लिए काम होगा तो मुकेश अंबानी की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। टोयोटा का मालिक जब सो जाता है जापान में तब भी गाड़ी बनना, बिकना और सर्विस होना चालू रहता है। इसलिए टोयोटा के मालिक को कोई गरीब नहीं कर सकता, क्योंकि उसने टाइम का नेटवर्क बना दिया। अब आपके पास एक ही तरीका है, या तो आप टोयोटा कंपनी खोल लो, या अगर अभी नहीं है पैसे तो नेटवर्क बनाकर अमीर हो जाओ। मुकेश कोठारी ने यही नेटवर्क बनाने की ठानी। जब 26,000 की इनकम थी तब ये बात समझ में आई और नेटवर्क की पावर को समझा। मैंने कहा कि बॉस, मैं लोगों को किट लेने के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग समझदार हैं या पागल हैं। तो बॉस ने कहा कि समझदार हैं लोग तो भी तुम्हारा बिजनेस चलेगा, पागल है तो भी चलेगा। मैंने कहा बताओ। उसने कहा समझदार हैं आप तो समझदारों की दुनिया में कमी नहीं है, और पागल आप हैं तो पागलों की भी कोई कमी है। तुम्हारा तो बिजनेस चलना ही चलना। मैंने कहा कैसे बनेगा, मैं तो 4 आदमी से जानता ही नहीं ज्यादा को, मेरा सर्कल कैसे बनेगा, मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि भाई तू नेटवर्क की पावर को जानता नहीं है, तू तेरे सिर्फ साले को ज्वाइन करवा। फिर मैंने कहा फिर उस साले को बोलना तू तेरे साले को ज्वाइन करा। मैंने कहा फिर उसको बोलना तू तेरे साले को ज्वाइन करा। अब सारे सालों को ज्वाइन करा देंगे तो कौन से साले बच जाएंगे। द पावर ऑफ नेटवर्क। कोरोना कोई नहीं चाहता था, चाइना में हुआ, इंडिया वालों ने प्लेन रोक दिया, फिर भी इंडिया में हो गया, क्योंकि पावर ऑफ नेटवर्क। अमेरिका का आदमी चाइना में आया, अमेरिका में कोरोना ले गया, अमेरिका वाला जापान में ले गया, जापान का आदमी ऑस्ट्रेलिया में ले गया, इंडिया का आदमी ऑस्ट्रेलिया गया, कोरोना को इंडिया में लेकर आ गया। साला एक आदमी नहीं चाहता, फिर भी सबको हो गया। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये पावर है, तुम किसको जानते हो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जिसे जानते हो वो फिर किसी एक को जानता है। और ये पावर तभी होगी जब हम कंटिन्यू करें।
अगर हमें कंटिन्यू करना नहीं आता, रुक रुक कर करना आता है, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, चाहे तुम कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो। हमें करना पड़ेगा, दुनिया करे या ना करे, हमें करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आपका नेटवर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं। मुकेश कोठारी के पूरे खानदान में मेरे से पहले गुड़गांव कोई नहीं आया था, लेकिन गुड़गांव में इतनी बड़ी टीम है मेरे पास, और हिंदुस्तान के हर कोने में टीम है। अब मेरी इनकम के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। हम हैं दुनिया के सबसे बड़े भिखारी। मेरे से बड़ा भिखारी पूरे गुड़गांव में नहीं, क्योंकि मेरी टीम में 1.5 करोड़ लोग हैं। लेकिन मजे की बात है, 90% ऐसे साले हैं जो केवल जीजा की खुशी के लिए ज्वाइन हुए हैं, जिनको आर्ट्स से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ 16 लाख लोग हैं जो एक्टिव है मेरी टीम में, सिर्फ 16 लाख, और उसमें भी परचेजिंग तो 8 लाख ही एक महीने में करते हैं। 16 लाख लोग। हम भिखारी कितने बड़े हैं कि एक महीने में केवल उनसे 1 रुपया लेते हैं। एक दिन का 3.33 पैसे, 3.33 पैसा चलता आपके गुड़गांव में, हम लेते हैं। अल्लाह के नाम पे दे देगा। 3.33 पैसा एक व्यक्ति से पर डे का लेते हैं, पूरे महीने का 1 रुपया लेते हैं। 16 लाख एक्टिव लोग हैं, तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए? बोलो। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अटैक वटैक आने का खतरा रहता है, आगे आदमी तो विश्वास ही नहीं होगा है इतनी इनकम होती है। हम तो भिखारी की इनकम बता रहे हैं। एक आदमी से 1 रुपया ले तो 16 लाख। बताऊंगा क्या या नहीं चाहिए? अब दिल भर गया, गदगद हो गया। 16 लाख, खुशी खुशी मर जाएंगे। अब तो पता चल गया कि मुकेश कोठारी को 16 लाख आता है। अरे तुम्हारी टीम से 1 रुपया भी आएगा, 1 रुपया एक आदमी से, तो वो करोड़ों में होने वाला। तो इस मल्टीप्लिकेशन की पावर को समझ जाओगे तो करोड़ों में वो इनकम आने वाला। और अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। आज सब कुछ है मेरे पास, होटल्स, शेयर का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, आर्ट्स से इनकम, यूट्यूब चैनल से इनकम, जिधर बोलो उधर इनकम। कोई लोग बात ट्रेनिंग देने के लिए बुला लेते हैं स्कूल में, सलाह में 1 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं कि मोटिवेशन बच्चों को देकर आओगे, 1 लाख रुपए और मोटिवेशन पैसा। लेकिन मुझे कितना आ रहा है उससे आपके जीवन पे ठेंगा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को आ रहा आपको थोड़ी आएगा। और तुम कितनी भी ताली बजाओ, तुम्हारे को कोई रॉयल्टी थोड़ी आएगी ताली बजाने से। जब तक मैं तुम्हें यह न बताऊं कि मैंने किया क्या, तब तक तुम्हें भी नहीं आएगा। जब तक मैं ये नहीं बताऊं कि मैंने कैसे किया, तब तक तुम भी नहीं कर पाओ। ये 2 बातें मैं तभी बताऊंगा जब प्यार से कोई रिक्वेस्ट कर दे। बताना क्या है किसी एक आदमी को बताने की कोई कला फिक्स है, लेकिन किसी भी आदमी को बताने का शुरुआती तरीका एक जैसा है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरह से इंप्रेस होगा। जो करोड़पति है वो पैसों से कभी समझेगा नहीं, उसे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। एक लेडी जिसका पति 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, उसे इंडिपेंडेंस समझानी पड़ेगी, स्वतंत्रता समझानी पड़ेगी। जो उसकी लाइफ में कम है उसे हाईलाइटेड करना पड़ेगा, और ये ज्ञान धीरे धीरे ही आपके पास आएगा। सबको एक जैसा प्लान बताओगे, कोई इस बिजनेस में नहीं आएगा। ये एक जैसा प्लान बताने की तरीका नहीं है, ह्यूमन इमोशन को समझने का बिजनेस है। हर आदमी के चैलेंज को समझते हुए आपको प्लान समझाना पड़ेगा। लेकिन एक आम आदमी को अगर कुछ समझाना है तो भाड़ में गया पैसा, मत समझाओ पैसा। ये पैसा एक बीमारी है जो सामने वाले को बिगाड़ देती है। मैं कहता हूं कि आज से में 1 रुपए की इनकम नहीं आती। अब तो दिल खुश है आपका। अब मैं कोई झूठ बोल सकता हूं? मैंने कही दिया ना कि नहीं आती इनकम। अब तो फिर आपके जीवन में संकट ही गिरा कि मुझे करना है कि नहीं करना। मैं खुद ही कह रहा हूं नहीं आती। मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊं। ये बोर्ड लगा है, इस पर क्या लिखा है? नए भारत का निर्माण। तो एक आदमी को बोला नए भारत का निर्माण हमारा उद्देश्य है, तो उसने कहा पुराने में क्या कमी है? कार्टून देखे क्या क्या?
मैंने कहा पुराना ही ठीक है, पुराने में क्या कमी है? मैंने कहा भाई साहब नए भारत का करना जरूरी है क्योंकि 3 चीजों की प्रॉब्लम है। ये तीनों चीजें यहां लिखी है, पढ़ के देख सकते हैं। पता आपको, पढ़ो मत, आगे चलो। पहली प्रॉब्लम, ज्ञानी सब है, सब पता है आपको, लेकिन आप हाईलाइटेड नहीं हो। WHO के अनुसार 90% ऑफ बीमारी, 90% बीमारियां खाने की वजह से होती है। जो आप इंग्लैंड करते हैं 90%, 10% होती है अलग कारणों से, जो पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, वंशानुगत जो चीजें आ रही है उससे हो सकती है, लेकिन 90% बीमारियां किससे होती है? खाने की वजह। और खाने का माइनस पॉइंट है कि आज खाते ही आज बीमारी नहीं होती, 2-3 साल तक लगातार गड़बड़ खाए ना तब बीमारी होती। और मजे की बात है, जब बीमारी होना शरीर में, तो जब बीमारी चालू होती है तब पता ही नहीं चलता। जैसे कैंसर मुझे हो रहा है, तो कैंसर जब होना चालू होता है तो 2 साल तक तो ये बताता ही नहीं कि तुझे कैंसर हो रहा है। 2 साल तक तो कैंसर की सेना जो अंदर तैयार होती है, धीरे 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 धीरे, तब तक शरीर को पता नहीं चलता। जब सेना अंदर मजबूत हो जाती है तो वो शरीर के किसी अंग पर आक्रमण करती है। जब आक्रमण करती है तो दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बायोप्सी करता है। बायोप्सी करते कहता है भाई साहब कैंसर है आपको, सॉरी टू से 2nd स्टेज का है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ले, पता भी चल गया तो कर क्या लिया। और 90% लोग दुनिया में हर चीज को तवज्जो दे देंगे, शरीर को तवज्जो देंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज गलत ऑयल का समोसा खाया तो आज के आज नहीं मरेंगे आप। हेलो, सही कह रहा हूं? बोलो सही है, बोलो सही है, कुछ पता नहीं चलेगा। और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम इतनी भयंकर बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया में हर साल लाखों की तादाद में डॉक्टर बन रहे हैं और देश की आजादी से बन रहे हैं, फिर भी किसी भी हॉस्पिटल में भीड़ कम नहीं हो रही, लाखों की तादाद। लेकिन कभी भी आपने देखा कि किसी डॉक्टर के पास गया, सीधा उसने आपको देख लिया, वो बाहर जाकर बैठ जाओ, घंटों इंतजार करो। जो भी मेडिकल की दुकान खुली रहती है उस पर लाइन लगी हुई। पूरी दुनिया में एक ही व्यापार चल रहा है जो कंसिस्टेंसी के साथ है, वो है मेडिकल इंडस्ट्रीज, और उसकी रफ्तार है पूरी दुनिया में 10% कंसिस्टेंसी के साथ। सारे व्यापार कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये व्यापार कभी कम हो ही नहीं सकता, ये बढ़ता ही जा रहा है। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं और ये कोई और चीज हमारे से खींच के ले जा रहा है। ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है, लेकिन फायदा लोग क्यों उठाते हैं? क्योंकि तुरंत बीमारी नहीं हो। और जो गलती करता है ये पता ही नहीं लगाया जा सकता कि गलती किसकी है। आपने अमूल का घी ओरिजिनल लिया, सामने वाले ने डुप्लीकेट दे दिया। आप अच्छे आदमी हैं, आपने लेबोरेटरी में टेस्ट करा दिया, लेबोरेटरी में रिपोर्ट आई कि नकली है, आपने उसके ऊपर केस कर दिया। केस करते ही वो दुकानदार तुम्हारे ऊपर मुस्कुराता है और कहता है केस का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, तू और हम दोनों मर जाएंगे फिर आएगा। हेलो, यस। और कोई किसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता सिस्टम। और अल्टीमेट एक भी चीज ऐसी नहीं रही जिसमें डुप्लीकेशन नहीं। कपड़े में डुप्लीकेशन, दूध में डुप्लीकेशन, सब्जी में डुप्लीकेशन, और हर जगह मिलावट, जमाखोरों का मामला भरा पड़ा है। और हम भी कई बार खा चुके हैं, लेकिन हम मरे नहीं, क्योंकि एक बार में मरते हैं, शरीर के अंदर पावर। लेकिन जब लगातार वो चीजें खाते रहते हैं तो फिर बीमारियां चालू होती है। एक घर बताओ पूरे गुड़गांव में जिसके पूरे घर में एक भी तरह की कोई दवाई नहीं। तीनों आ गई, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी। इन चारों में से एक भी मेडिसिन किसी के घर पर नहीं हो, दिस इज द रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड टूट जाएगा, अगर ऐसा नहीं, फिर भी हम समझ नहीं रहे। 1 लाख का ऑपरेशन करा लेंगे, लेकिन ऑपरेशन ना हो उसके लिए नहीं कुछ करेंगे, बाद में करा लेंगे, लोन लेके करा लेंगे, पहले नहीं करेंगे।
क्यों डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट लेना चाहिए, आज आपके आंखें खोलना चाहता हूं। क्योंकि मार्केट में जो डुप्लीकेट पैदा करते हैं उसका कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए वो लोग फायदा उठाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर आपको माल देती है तो बिना बिल के संभव नहीं है। पिकअप सेंटर से आप माल लेते हैं तो पिकअप सेंटर डुप्लीकेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पिकअप सेंटर को सेंट्रल सर्वर से बिल बनाना पड़ता है, तब वो तुम्हारे कमीशन में जुड़ता है। पीवी जुड़ेगी तब सेंट्रल कमीशन से बिल बनेगा। और जब हर चीज के ऊपर रेस्पॉन्सिबल कंपनी है तो कंपनी डुप्लीकेट करना चाहे, कंज्यूमर पीयूसी डुप्लीकेट करना चाहे तो भी संभव नहीं है, उन्हें सबूत देना ही पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हमारा। इसलिए आरसीएम करो या ना करो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लो, लेकिन आज के बाद कसम खाओ कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ही प्रोडक्ट अपने घर पर लेके जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वाले डुप्लीकेट करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। और इसी कारण डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, वो मार्केट से 25% रेट में ज्यादा होगा। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का माल लेंगे तो मार्केट से 25% उसकी रेट ज्यादा होगी। लेकिन जब आरसीएम ने इस प्रॉब्लम को समझा कि ये ज्यादा क्यों होती है कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां दूसरी कंपनियों से प्रोडक्ट बनवाती है, तो कंपनी ने शुरू से ही सिस्टम ऐसा लगाया कि कंपनी ने खाने पीने की प्रोडक्ट की सारी फैक्ट्रियां खुद लगा दी। और उसका नतीजा ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग होते हुए भी मार्केट से 10% रेट में कम पैसा में ये प्रोडक्ट मिलता है आपको, वो ओरिजिनल। टीसी चामा जी को बहुत नजदीक से देखा है, मैं जानता हूं उनको। नालागढ़ प्लांट की विजिट करने गए, मैं उनके साथ था, ठोकर लगी, गिर गए, नाक के चोट लग गई, खून आ गए। उन्होंने तुरंत आरसीएम की हल्दी फाड़ी और नाक पे लगा दिया। मैंने कहा ये क्या आपका अपना बनाते हैं भाई ओरिजिनल। हेलो, बाढ़ में गई इनकम। प्यार करते हो ना घर वालों से, या नोटंकी कर रहे हो प्यार से, ओरिजिनल करते हो तो इनकम नहीं आती आपसे, फिट कर लो। और आरसीएम से अगर बहुत ज्यादा नफरत है, आरसीएम इससे नफरत है, दूसरी कंपनी का ले लो। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं भाई, प्रभु मत लो आरसीएम। लेकिन अगर आरसीएम का लेते हैं तो रेट भी कम और ओरिजिनलिटी की गारंटी। तो आरसीएम में इनकम नहीं आए, भाड़े में गई इनकम। अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट लेना चालू कर दो। इसके अलावा अब कोई अल्टरनेट बचा ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान और पृथ्वी पर। पॉइंट नंबर 2, आरसीएम से इनकम नहीं आती है, बाढ़ में गया आरसीएम। पॉइंट नंबर 2 सुनिए, जिस किराने की दुकान से हमारी बहनें सामान लेने जाती है, उस किराने की दुकान वाले के पास आज आप जाना और कहना भाई साहब 6 महीने तक हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे, 7वें महीने हमें फ्री दे देंगे। तो प्रोडक्ट देगा कि धक्का? फ्री दे देना, तेरे पिताजी का माल है, फ्री दे देना। लेकिन आरसीएम में 6 महीने तक लेते हैं तो 7वें महीने का फ्री। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। अब मुझे एक बात बताओ, स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, फ्री में प्रोडक्ट आ रहा है, इनकम गई भाड़ में। स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, फ्री में प्रोडक्ट आ रहा है, फिर भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरसीएम करना चाहिए। तो क्या दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना? कोई तरीका नहीं बचता, दिमाग का ही इलाज संभव है। कोई प्रॉब्लम है दिमाग में, उसका इलाज करवाओ, तुरंत समझ में आएगा कि आरसीएम क्यों करना है, इनकम नहीं आती। तीसरी बात सुन लीजिए, अगर हमने कह दिया कि चलो ये 2 फायदे के लिए मैं आरसीएम करता हूं और 2 फायदे के लिए आरसीएम करता हूं, तो आरसीएम में डिस्काउंट के रूप में, पॉइंट के रूप में पैसा आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर ये बात गलती से निकल गई पड़ोसी के सामने और पड़ोसी मान गया तो, नहीं माना तो पहले उस पर कर लेते हैं, मान गया तब तो फायदा है, सबको पता। नहीं माना तो, जैसे मैं पड़ोसी के पास गया और पड़ोसी ने कहा मैं नहीं करूंगा, तो मेरा क्या नुकसान हुआ? पहले कौन सा कर रहा था? हेलो, इसमें नुकसान की संभावना ही नहीं। करेगा तो फायदा, नहीं करेगा तो वैसे के वैसे जैसे थे। फिर भी समझ में नहीं आई तो दिमाग का ऑपरेशन बनता है कि नहीं बनता? फिर बनता ही है दिमाग का ऑपरेशन, कोई रोक नहीं सकता। अब लोग मान गए तो
आपका सर्कल बढ़ गया। सर्कल बढ़ गया तो नेटवर्क बढ़ते ही आपके जीवन आसान हो जाता है। मेरे हिंदुस्तान में हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट और हर तहसील में डिस्ट्रीब्यूटर है। 10 दिन मार्केटिंग टूर पर रहता हूं, एक दिन घर का खाना नहीं खाता। मैं अंडमान में जाऊं, निकोबार में जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, मेरे पास घर का खाना ही आता है। यहां का कलेक्टर भी ये करवा सकता है? नो। सरकार। डॉक्टर के पास आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा। मेरे पास तो लगभग 750 डॉक्टर की लिस्ट है जो मेरी टीम में है। मैं उनको फोन करता हूं ना तो वहीं पर खड़े हो जाते हैं, यस सर, जय आरसीएम। और वो इतनी बारीकी से मुझे समझाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। LIC का प्लान आपको समझना पड़ता होगा। हमारे में कोई डिस्ट्रीब्यूटर LIC वाले, वो एक दूसरे की पोल खोल जाते हैं, वो मत लेना, ये मत लेना, सर मैं आपको कह रहा हूं ना यही लेना। लो, इतनी एक्सपर्ट रहा, इतना बड़ा सर्कल। प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल और स्वास्थ्य का लाभ, ऊपर से इनकम, फिर भी समझ में नहीं आए तो भैया उसको बहुत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये विचित्र व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। सिंपल सी बात है यार, क्या समझाऊं इस बिजनेस को? इस बिजनेस में समझने जैसी बात क्या है कि समझाऊं? थोड़ी देर के लिए मान लो आरसीएम में इनकम नहीं आती तो भी करना ही फायदेमंद, नहीं आती तो भी करना फायदेमंद। और फायदेमंद अगर बन गया तो इतनी इनकम आएगी कि तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी रहे तो करोड़पति होंगे। दुनिया के सबसे बड़े भिखारी में लिस्ट में नाम आएगा तो तुम करोड़पति। यह है की पॉइंट। अब मैं जो कह रहा हूं उसे समझना, करना क्या है? ये तो मैंने बताया कैसे करना है। करना क्या है? 3 काम। हाँ बताओ। अच्छा क्योंकि लोग थोड़े थक गए हैं। अच्छा मुझे अभी मैं सभी सेमिनार में वही बात बोल रहा हूं, आप कितने एक्सपर्ट हैं, कितना दिमाग है, कितना ज्ञान है, उसको ताक में रखो। दिमाग से कुछ नहीं होने वाला। आपको 3 काम करना। मैंने एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को ज्वाइन कराया रीवा मध्य प्रदेश, मेरी टीम में। पहले किसी इंटरनेशनल कंपनी में मल्टीलेवल मार्केटिंग कर चुका है। वहां का वो सिल्वर, और वहां पर सिल्वर था। आरसीएम ज्वाइन कराया, आरसीएम ज्वाइन कर लिया और आरसीएम में 1 साल में रॉयल्टी पे चला गया। 16 साल पहले 1 साल में रॉयल्टी पे चला गया, अभी तक भी रॉयल्टी पर है। और वो घर से कहता मैं अभी तक रॉयल्टी पे हूं, मेरी रॉयल्टी कभी नहीं टूटी। मैंने कहा तू आगे भी तो नहीं गया। लेकिन एक रामेश्वर चाचा हमारी टीम में, मुजफ्फरपुर बिहार के रामेश्वर चाचा, मुजफ्फरपुर बिहार के, वो अंगूठा छाप, कभी स्कूल ही नहीं गए। आरसीएम चालू किया, 3 साल में टेक्निकल अचीवर, अभी है वो रूबी पीन अचीवर, इनकम है 4 लाख रुपए पर मंथ और अंगूठा छाप। अब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आप पढ़ा लिखा आदमी है, जो MBBS डॉक्टर है, जो बहुत पॉजिटिव है, आरसीएम अच्छी अच्छी बातें करता है, सारे प्रोडक्टों के नाम से पता है, क्या इंग्रेडिएंट्स पता है, कौन किस चीज में काम आता है वो पता है, वो तो बेचारा रॉयल्टी अचीवर। और जो इसको कुछ नहीं आता वो इसका टेक्निकल अचीवर। क्योंकि इस बिजनेस की नब्ज को समझना पड़ता। आपको कितना ज्ञान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस की नब्ज है। इस बिजनेस में आपकी टीम के लोगों को किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करने की कला अगर आपके पास है तो फिर आप कामयाब होंगे। कितना ज्ञान ले ले उससे कोई कामयाब नहीं होंगे। तो 3 काम करने पड़ेंगे। कुछ लोगों के पास जब आप जाएंगे तो लोगों से कहेंगे अरे मीटिंग में चलो ना, तो खास तौर से जो पढ़े लिखे लोग बड़ी मुश्किल से मानेंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तुरंत आपकी बात मान लेंगे, मीटिंग में चलना है, चलो भाई मैं तैयार होता हूं, चलता हूं। लेकिन पढ़े लिखे लोग ना आपसे प्रश्न करेंगे मीटिंग में, सर मैं इस बार नहीं जा पाऊंगा। क्यों नहीं जा पाओगे? इस बार मेरी कोई टीम का कोई आदमी नहीं जा रहा। बेवकूफ, कोई नहीं जा रहा इसलिए तुझे जाना है। कोई जा रहा है तो फिर आने की जरूरत ही क्या? भाई तुम्हारी टीम के अगर 1000 आदमी यहां आ रहे हैं तो तुम नहीं आओ तो चलेगा, तुम्हारी टीम तो फिर भी बदलेगी। कोई नहीं आ रहा तब मुझे आना। अब वो आदमी क्या बोलता है, मैं ऐसा नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा कोई आदमी नहीं आ रहा है, और यार वहां पे तो क्या मुकेश जी तो आएंगे, मुकेश जी क्या करेंगे, मोटिवेट ही तो करेंगे, पॉजिटिव ही तो करेंगे। मैं तो पहले ही मोटिवेट हूं। अब प्रभु का क्या बिगाड़े?
जो पहले ही मोटिवेट है। जब भी कोई कहता है कि मैं मोटिवेट हूं तो दुनिया का सबसे नेगेटिव व्यक्ति, दुनिया का सबसे नेगेटिव व्यक्ति वही है जो कहता है मैं पहले ही मोटिवेट हूं। अरे मोटिवेशन कोई एक दिन की कहानी थोड़ी है, ये मोबाइल के चार्जिंग की तरह है। जैसे मोबाइल में रेगुलर चार्ज करना पड़ता है ना, वैसे इंसान को रोज मोटिवेट होना पड़ता है। अरे नरेंद्र मोदी को मोटिवेट होना पड़ता है कि लोग ये एनिवर्सरी में आते हैं तो आते ही 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। मुकेश कोठारी जाता है तो एनिवर्सरी में जाते ही टारगेट ले लेता है। तो ये कब होता है? जब मैं देखता हूं, चार्ज होता हूं तो मन में ख्याल आता है कि मुझे भी करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके गांव में मंदिर बन रहा है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको बुलाया गया, सबसे चंदा लिया गया, जो 200 रुपए दिए किसने 1 लाख रुपए दिए। अब मंदिर के अंदर घुसे तो लिस्ट लगी हुई है, 1 लाख वालों का नाम ऊपर ही ऊपर, 200 वालों का नीचे नीचे। आपने 200 रुपए दिए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रोग्राम में गए और आप मंदिर में घुसते ही देखते हैं आपका नाम नीचे नीचे रखा है, ऊपर ही ऊपर 1 लाख वाले का नाम लिखा है। तो उस 200 रुपए के नाम को नीचे नीचे देखकर आपके मन में उस समय क्या विचार आता है? हेलो, क्या मन में विचार आता है? साला अपना नाम भी ऊपर क्यों नहीं, ऊपर होना चाहिए। अगली बार साला ऐसा कुछ करना है कि साला टॉप पे नाम हमारा होगा। लेकिन ये विचार तब आता है जब तुम मंदिर में जाते हो। अगर तुम घर पे सो जाते हो तो ये विचार आता है। यहां आते ही लगता है यार ये कामयाब, ये कामयाब, ये कामयाब, मैं क्यों नहीं हो सकता। लेकिन घर पे सोते रहोगे तो कैसे आएगा विचार? घर पे सोते रहोगे तो कोई विचार आने वाला नहीं। आप राजनीति करते हैं, एक एमएलए के चेले हैं, आपको भी आगे बढ़ना है। लेकिन गांव में जब एमएलए का सम्मान होता है तो उस सम्मान को देखकर चेले के मन में क्या विचार आता है? मेरे को भी एक दिन एमएलए। ये सारे विचार कब आ रहे हैं? जब आप देख रहे हैं और देखते हैं तो ताकत आती है काम करने। अकेले से काम नहीं होता। एक 12 साल का बच्चा है, अमरूद का पेड़, अमरूद लटके हुए पड़ोस के घर में, वो सामने से निकल रहा है, विचार आता है अमरूद तोड़ा जाए और खाया जाए। लेकिन ज्ञान उसे रोकता है, ज्ञान रोकता है। ज्ञान क्या है? एक बार एक ने तोड़ा था, उस समय मालिक आ गया था, उसको पकड़ लिया था, डंडे पड़े थे, उसके पिताजी को बोल दिया दैट इज योर ज्ञान। और ये ज्ञान तुम्हें रोक देगा अमरूद खाने से। लेकिन जब 4 दोस्त उसी अमरूद के पेड़ के सामने से निकलते हैं तो एक दूसरे में कैसे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं देखना। चारों पहले अमरूद को देखते हैं, फिर चारों एक दूसरे को देखते हैं, चारों ही समझ जाते हैं क्या सोच रहे हैं। फिर एक आदमी इशारा करता है, तोड़ ले, बोलता नहीं, उस समय इशारों से बात होती है। पहला प्रपोजल देता है खाएं, दूसरा कहता ना, मालिक आ गया तो, तीसरा कहता डर मत, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गेट के सामने खड़ा हूं, गेट जो ही मिलेगा मैं सीटी बजा दूंगा। चौथा कहता है मैं स्कूटर स्टार्ट करके ही तैयार रखूंगा। अब आप अमरूद तोड़ लेते हैं जो अकेले नहीं तोड़ पाते। जब हम इस माहौल में आते हैं तो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, और जिस दिन हमें लगता है कि हम कर सकते हैं तो उस दिन से आप कर सकते हैं। आपके में रहना है, माहौल में, और उस समय ज्यादा रहना है जब टीम के लोग नहीं आ रहे। उल्टा करते हैं, टीम के लोग आ रहे तो हम भी आ जाते हैं, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। टीम के लोग आ रहे तो सो जाओ, फिर हमें आने की क्या जरूरत है? टीम आ रही, टीम नहीं आ रही तभी तो आना है। लेकिन ये उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। फिर कहते हैं कामयाब नहीं हो रहे। कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप टीम के साथ आ रहे हैं, टीम के साथ तो आने की जरूरत नहीं। नंबर 2, माहौल बनाना है। लेकिन हम अंदर से ही इतने नेगेटिव होते हैं कि हमें माहौल बनाना ही नहीं आता। हम अपने फियर, अपने डर को अपनी टीमों के सामने निकालते हैं। लेकिन लीडर जो होता है वो हमेशा अंदर पिंच करता रहता है, जोश भरता रहता है। भारत के कितने तरह के प्रधानमंत्री आए, हर साल लाल किले से भाषण देते नहीं देते अलग अलग तरह के प्रधानमंत्री? कभी कोई डरपोक प्रधानमंत्री देखा? सब खींच कर भाषण देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का। वो चाइना के बारे में भाषण देते हैं। चाइना की हकीकत और इंडिया की हकीकत बता देता हूं आपको। चाइना और इंडिया, आर्मी चाइना की 4 गुना है इंडिया से। कितनी? मिसाइल 7 गुना, परमाणु बम 10 गुना। अब
मजे की बात यह है कि सब कुछ इतने गुना है, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री भाषण कैसे देता है समझना। भारत का प्रधानमंत्री ये थोड़ी बोलता है, भाई और बहनों बाकी तो सब ठीक है, बस चाइना के सामने फटती है। ऐसा कोई भाषण देता है? वो भाषण कैसे देता है? भाई और बहनों, हम पुराने जैसे हिंदुस्तान नहीं रहे। अगर हमारी आंखों की तरफ देखोगे तो आंखें बाहर निकाल देंगे, अब हम घर के घुस के अंदर जाकर मारते हैं। और तब तुम उसे वोट देते। कोई कह रहा हमारी फटती है तो तुम वोट दो। तो कहीं हम ऐसे लीडर तो नहीं है जो हम बोल रहे हैं फटती। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक वर्ड नेगेटिव निकला तो तुम तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करो। क्योंकि लीडर के साथ दुनिया रहना पसंद करती है, गीदड़ के साथ नहीं। हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव का कभी बोलना है, एक ही जगह नेगेटिव बोला जा सकता है। नेगेटिव बोलना है, बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं बोलना है, बोल भी सकते हैं, बोलना भी है। तब जब अपलाइन अकेले में खड़ा है, अपलाइन अगर अकेले में खड़ा है कोने में, तो जाओ जितना नेगेटिव फैलना है फैलो, क्योंकि तुम अपलाइन को नेगेटिव नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है। कोई सामने खड़ा है तो नेगेटिव बोलना, अकेले में जो बोलना है आपको बोलिए। तीसरा, माहौल में ले जाना। माहौल में ले जाना। तुम क्या करते हो, गलती क्या करते हो पता? बिजनेस क्यों नहीं चलता है? क्योंकि तुम मुंह से बिजनेस समझाने की कोशिश करते हो। आरसीएम प्लान मुंह से समझाते हो। कैसे? आरसीएम का टर्नओवर 2,500 करोड़ का है, आरसीएम के 500 प्रोडक्ट हैं, आरसीएम के 16,000 पिकअप सेंटर हैं, आरसीएम के 250 डिपो हैं। आप थोड़े शरीर की बनावट देखिए, चेहरे की, आंखें सामने, नाक सामने, मुंह सामने, कान यूं क्यों लगाए भगवान? नहीं, ये बोला है कि बेटा कुछ ज्यादा फेंके ना तो इधर से डाल, इधर से ज्यादा बकवास भर मत। सबके शरीर में कान ऐसे ही हो, इसलिए सुनते सबको है, लेकिन अंदर वही चीज डालते जो जरूरत की है। तो तुम्हारे बक बक करने से बिजनेस चल जाएगा, गलत फहमी मत रहो। वो साधु कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सुबह 4 बजे टीवी का चैनल खोलो, साला उसके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं। हम सुधर गए सुन के, हमें हजम ही नहीं होता, इधर से सुनते इधर से 10 मिनट ही नहीं रहता। क्योंकि दिखाओगे नहीं तब तक लोग मानेंगे। दुनिया की कोई भी फैशन चालू होती है बोलने से कि देखने से। कभी फटे जींस की फैशन चल गई अभी हिंदुस्तान में, है ना, फटे जींस की फैशन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला होगा, भाई और बहनों, कल से हम फटे जींस की फैशन चालू करने वाले हैं, सब लोग अपनी जींस फाड़ो। ऐसे कोई बोल देता तो फटा जींस पहन लेते क्या? नहीं, उन्होंने फैशन चालू करने से पहले दिखाया। पहले 4-5 एम्बेसडर पकड़े जो जीवन के कामयाब हो, भरपूर कामयाब। पहले उनको फटी पैंट पहनाई और फिर आपके जैसे पागलों को दिखाई। सही बात है, फटी फिर पैंट आपने भी फाड़ना चालू कर दिया, फिर फटी जींस का ज्यादा पैसा देना चालू कर दिया। मेरा दोस्त अभी बल्लारी में रहता है, बल्लारी में उसके जींस का कारखाना है, जींस बनाता है। उसने अभी अमेरिका से एक लेटेस्ट मशीन मंगाई है 1.5 करोड़ रुपए में। मशीन का काम है जींस फाड़ना, बनाना नहीं। हेलो, बनाने की मशीन नहीं मंगाई, फाड़ने की। वो ऐसे तार करके फाड़ दी। जिसकी जितनी अच्छी फटी थी उसकी रेट इतनी ही ज्यादा। कैसी फैशन तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? अरे दिखा कर फटी जींस पहनाया जा सकता है, तो दिखा कर क्या प्लान नहीं समझाया जा सकता? समझो ना भाई। खाना अगर चालू कर दिया तो काम हो जाएगा। पिकअप सेंटर पे ले जाओ, प्रोडक्ट दिखाओ। कोई कहता है इनकम नहीं आती है तो झूठ मत बोलो। 90% क्या गलती करते थे? अभी ये बड़ा आदमी है, अब आपने काम चालू किया, 500 की इनकम आई तो आप झूठ बोल जाते हैं, मुझे भी 5,000 आते हैं। अरे 5,000 आते हैं, मुंह तो बोल सकता है, शकल कैसे बोलेगी? शकल से तो बोल जाता झूठा साला बातें करता है, शकल से नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं।
इसलिए झूठ बोलना बंद करो, कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सही बोलो, तरीके से बोलो, सही लगेगा। सर लाखों की इनकम आती है सर, मैंने अभी पहला महीना काम किया 500 की इनकम आई सर, लेकिन मेरी अपलाइन को सब 10,000 आते हैं। और सर आप मीटिंग में चलो तो मैं आपको 1 लाख वाला भी बता सकता हूं, आ जाओ मीटिंग में, तुरंत लेकर आ। दिखा, झूठ बोलना इलाज नहीं है, दिखाना इलाज है। दिखाओगे तो लोग मानेंगे, बाकी तुम कितना भी बात बोलोगे नहीं मानेंगे। अभी मैं भाई साहब रांची से आया था, प्लेन से उतरा, मैंने दिल्ली में क्या देखा, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा सा हाथी, इस हॉल से भी बड़ा, हॉल देख लो एक बार पहले, हॉल से भी बड़ा हाथी आपने दिल्ली में देखा और दिल्ली वाले मान ही नहीं रहे। लेकिन मुझे बिलीव क्यों है? क्योंकि मैंने देख लिया। आपको बिलीव क्यों नहीं? अब बिलीव कराना तो क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। सबको यहाँ से उठा के ले जाऊं और हाथी दिखा दूं, मानोगे कि नहीं मानोगे? यस। मान जाओगे? तो अगर आप मान गए तो आप अपनी बीवी को मनवा लोगे? नो। दिखाना पड़ेगा। नो, बीवी को आपने देख लिया, अब घर पे कहूंगा मैंने बहुत बड़ा हाथी देखा था, बीवी के पागल हो गया, इसके साथ रह के आया ऐसा हाथी होता है। बीवी को भी दिखाना पड़ेगा, और जब तक दिखाओगे नहीं तब तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हर चीज को दिखाने पर काम करो। तो पहला काम माहौल में रहना है, दूसरा माहौल बनाना है, और तीसरा माहौल में ले जाना है। और अगर ये 3 काम आपने भरपूर किए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब इस सेमिनार की समाप्ति करने से पहले मैं एक प्रोडक्ट की बात आपके सामने करना चाहता हूं, जो एक प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के लिए। और आरसीएम में ऐसे 500 प्रोडक्ट है डायमंड में जाने के। एक प्रोडक्ट से डायमंड जाया जा सकता है, और आरसीएम में 500 प्रोडक्ट है डायमंड जाने के। एक आदमी एक प्रोडक्ट को ढंग से समझ लिया तो आप डायमंड में जा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज के 15 प्रोडक्ट है, हेल्थ कार्ड ऑयल है, लेकिन मैं आज जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं उसका नाम है गामा ओरिजिनल। 500 प्रोडक्ट में इसकी बात ही क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई, जब किसी चीज से हम कन्विंस होते हैं ना, तो सामने वाले को कन्विंस करना बहुत आसान होता है, कहानी नहीं समझानी पड़ती। मैं गदर फिल्म देखकर आया, मेरे दोस्त ने कहा फिल्म कैसी लगी? भाई साहब मैंने स्टोरी नहीं समझाई, मैंने क्या किया, पैर को थोड़ा टेढ़ा किया, एक आंख बंद की और बोला, सामने वाला पूरी फिल्म को ही समझ गया। अगले दिन फिल्म में चला गया, साला ने तो मैंने गाना बताया ना, स्टोरी फिल्म समझ गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस समझा। और इस प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस इतना है कि पूरी लोगों की जिंदगियां बदलते हुए मैंने देखी। सबसे पहले मेरे बोलने पर बिलीव मत करना, मैं झूठा मक्कार आदमी। मैं जो भी बोलूं उसको गूगल पर जाना और आप चेक कर लेना कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है। क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूं, दुनिया की साइंस झूठ नहीं बोल सकती। मैं जिस प्रोडक्ट का नाम कर रहा हूं वो है गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल क्या है? सबसे पहले जापान के लोगों ने इसको खोजा। चावल यूज करने के बाद छिलका फेंक दिया जाता था, लेकिन जब साइंस ने जब इसका पता लगाया तो चावल के नीचे एक भूरे कलर की परत होती है, परत को ब्रान बोलते हैं, ब्रान से ऑयल निकलता है, और वो दुनिया का सबसे जाना माना सबसे टॉप ग्रेड का ऑयल होता है खाने का। उससे ऊपर खाने का कोई ऑयल होता ही नहीं है पृथ्वी पर। उस ऑयल क्यों टॉप पर होता है? क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल होता है। लेकिन तेल में ओरिजिनल रोज जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल की कमी की वजह से अगर हम पहले इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस शरीर की सारी प्रॉब्लम को समझ आता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो शरीर के सारे अंगों के लिए बराबर काम करता है। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल शरीर के पर्टिकुलर अंगों के लिए बने हैं। प्रोटीन खाओगे तो मसल्स बढ़ेंगे, विटामिन ई लोगे त्वचा सही हो जाएगी, विटामिन सी लोगे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन यह न्यूट्रास्यूटिकल है जो शरीर के सारे अंगों पर काम करता है, और इसका नतीजा यह होता है कि यह तमाम तरह की होने वाली बीमारियों की पहले ही पता लगा लेता है। अभी क्या होता है, बीमारी होने के बाद पता चलता है तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन जो स्वस्थ लोग इसे लेना चालू कर देते हैं। और जापान के लोगों ने प्रूव करके बताया, जापान में आज सबसे ज्यादा आयु वर्ग के लोग रहते हैं। अगर पर कैपिटा एज की बात करें तो सबसे ज्यादा जापान में। यहां पर 60 साल का आदमी रिटायर्ड हो जाता है,
जापान सरकार 70 साल में रिटायर करती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े आदमी कहीं पाए जाते हैं तो जापान में जाते हैं, क्योंकि जापान में मरता ही नहीं, क्योंकि बीमार होता ही नहीं, क्योंकि 75 साल से वो गामा ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गामा ओरिजिनल की खास बात यह है कि ये जुई पेट में जाती है, ये क्या करते हैं ओरिजिनल पूरे शरीर का निरीक्षण करता है, पूरे शरीर के अंदर घुसता है और निरीक्षण करता है। फिर इसे लगता है कि यहां पर कोई कैंसर की सीमा सेना पनप रही है तो आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को मोड़ता है, मशीन गन लेता है, खत्म। बीमारी चालू होने से पहले उसे पता लगाना और उसको खत्म कर देना, ये ओरिजिनल का काम है। अगर बीमार नहीं होना चाहते तो ओरिजिनल लेना इस्तेमाल कर दो। प्रश्न है अगर बीमार हो गए तो बीमार हो गए तो भी लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन गंभीर बीमारियों में एक्सपर्ट बनकर मत जाओ। जैसे एक आदमी को कैंसर हो गया, अगले दिन मरने वाला है, भगवान ने लिख दिया अगले दिन मरने वाला है, और एक दिन पहले आपने ये कैप्सूल खिला दिया, कैप्सूल में मर गया, तो सब लोग कहेंगे इसने मारा, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन अगर अपने घर का आदमी है तो दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट बन के जाओगे तो बीमार को मत जाइए, जो बीमार नहीं होना चाहता है उसके पास आपको जाना है। ये गामा ओरिजिनल किन किन चीजों पर काम करता है, ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है पृथ्वी पर जिस पर काम नहीं करता। एक प्रश्न का होता है, एक लाइन का होता है, थायराइड का एलोपैथ में पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। आज 50% से ज्यादा महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और ये थायराइड को जड़ से खत्म कर देता है। मैडम आपने थायराइड खत्म हो गई आपकी, यही काम करता है। तो चलो हार्ट की वजह से तो ठीक है, थायराइड जड़ से ही खत्म, जड़ से ही खत्म। अब आप मुझे बता देना किसी एलोपैथ में थायराइड का परमानेंट इलाज है, थायराइड जड़ से खत्म। किसको हुआ? 1000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पर, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल मिल जाएंगे। थायराइड खत्म, बीपी खत्म, शुगर खत्म, डिप्रेशन खत्म, डिप्रेशन पर भी काम करता है। और मजे की बात बताओ, इस स्टडी के हिसाब से इंडिया में 80% लोगों को डिप्रेशन है। बोलो, हम सोच रहे हैं मैं डिप्रेशन नहीं, वास्तव में डिप्रेशन, लेकिन डिप्रेशन के लेवल होते हैं। तो जब तक लेवल नीचे होता तब तक हम सोचते हैं स्वभाव। जैसे एक आदमी चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है तो डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसे मरीज की श्रेणी में डाल दिया जाए। तो हम क्या कहते हैं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। एक लेडीज है, इसको सफाई पसंद है, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होती, वो बार बार कपड़ा लेती है और सबको साफ करती रहती है, दैट इज द डिप्रेशन। लेकिन क्योंकि वो डिप्रेशन इतना ज्यादा नहीं है कि उसे हम डिप्रेशन मान ले, उसे हम स्वभाव मान के छोड़ देते हैं। 80% लोगों को डिप्रेशन पाया जाता है, और ये डिप्रेशन इसलिए होता है कि शरीर में किसी चीज में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम एक पॉइंट पर सोचते हैं तो सोचते ही जाते हैं, और जब कोई पॉइंट पर सोचने के बाद उस सोच से जब हम बाहर नहीं निकल पाते तो वो डिप्रेशन हो जाता है। उस सोच से बाहर निकलना एक कला है। जब स्वस्थ शरीर रहता है तो हमारे किसी को सहन कर लेते हैं, किसी की बदतमीजी को भी सहन कर लेते हैं, कोई ज्यादा भी बोल ले तो ज्यादा परेशान नहीं होते। स्वस्थ आदमी की ये निशानी है। अगर हमें सहन नहीं हो रहा, गुस्सा ज्यादा आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, दैट इज डिप्रेशन। लेना चालू कर दो, खुश रहना चालू कर दोगे, हार्मोन इतने अच्छे हो जाएंगे कि भाई आप हर जगह मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करोगे। कोई आपके बकबक भी करे, गाली भी बक दे तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये डिप्रेशन में है साला, अपने क्या फर्क। हेलो, तो डिप्रेशन से लगातार हर चीजों का सॉल्यूशन, कोई बीमारी नहीं बनी है। तो भाई साहब ये एक प्रोडक्ट को ढंग से समझा दिया तो ये डायमंड पे ले जा सकता है। अब मजे की बात है, पूरी दुनिया में गामा ओरिजिनल मिलता है, आरसीएम में केवल इंडिया में केवल आरसीएम के पास मिलता है, पूरी दुनिया में मिलता है। अब पूरी दुनिया का अगर आप देखेंगे तो मजे की बात यह है कि यही गामा ओरिजिनल 4000 से नीचे किसी कंपनी के पास नहीं है, और आरसीएम में 450 और ये अपने आप में एक मिरेकल है।
अब ऐसा मिलकर पूरी पृथ्वी पर नहीं हुआ है, ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल साइंस ने खोज निकाला है। और मजे की बात बताऊं, ये मुकेश कोठारी बहुत बकवास करता है। आप इंटरनेट पे जाना, 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट इन ईयर 2024 ऐसा लिखना है इंटरनेट पे। तो भारत सरकार ने एपी ऑर्गेनिक आरसीएम को इस साल 25 इनोवेटिव प्रोडक्ट की लिस्ट में से शामिल किया है। और फिर भी नहीं समझ पाए तो पड़ोसी की जान समझ में आ जाए या पड़ोसी की जान बच जाए तो मान लेना, तब तक आप मर जाओ। और क्या तरीका भाई मेरे पास इसका, वो क्या तरीका मैं तो पहले बताऊं। तो ये सिंपल सी बात है, इस गामा रिजल्ट पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपने बहुत शानदार तरीके से मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं।